नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार राजेश और आज जिस खास शानदार शख्सियत से आपकी मुलाकात होने वाली है, उनका आकाशवाणी और दूरदर्शन से लंबा और सार्थक सरोकार रहा है। बिहार और झारखंड के नंबर 1 महिला कॉलेज की एक विषय में नंबर 1 शिक्षिका रह चुकी हैं। किसी भी राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से बिहार की पहली महिला प्रवक्ता और आज की तारीख में वो हैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आप हैं श्रीमती किरण घई सिन्हा। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण घई आज हैं खास मुलाकात में। किरण जी, आपका स्वागत है खास मुलाकात में। लेकिन थोड़ा झिझक रहा हूं कि कहीं मैंने नाम गलत तो आपका नहीं ले लिया। श्रीमती किरण घई सिन्हा, आप इन्हें आमतौर पे किरण घई के तौर पर जानते होंगे। नहीं, आपने बिल्कुल सही नाम लिया है मेरा। वास्तव में किरण घई के नाम से ज्यादा परिचित है लोग, लेकिन जन्म हुआ मेरा एक पंजाबी परिवार में जिनका उपनाम घई है और वही नाम प्रचलित हो गया। और बाद में विवाह हुआ बिहार के एक परिवार में, कायस्थ परिवार में, और उनका उपनाम है सिन्हा। मेरे पति रणजीत किशोर सिन्हा हैं और अब मैं बिहारी पंजाबी के रूप में किरण घई सिन्हा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी गलती नहीं थी, ये बस बात का एहसास करा दिया। लेकिन बिल्कुल जानकारी थी आपकी। बिल्कुल, और लगे हाथ दर्शकों को बताते चलें आपके पारिवारिक बैकग्राउंड में, क्योंकि काफ़ी रोचक पृष्ठभूमि नज़र आ रही है आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि। उसमें बहुत लंबा इतिहास तो नहीं है। मेरे दादाजी वो रावलपिंडी में रहा करते थे और वहाँ जब देश आज़ादी से पहले, हाँ, देश का जब विभाजन हुआ तो उनका स्थानांतरण यहाँ हो गया। वो डिफेंस अकाउंट्स में काम करते थे। अच्छा। और वो पटना आए, पूरे ऑफिस के लोगों का ट्रांसफर हुआ था, यहाँ के लोग वहाँ, वहाँ के लोग यहाँ। तो उस क्रम में पटना आना हुआ, नहीं तो ज्यादातर हमारे सारे रिश्तेदार दिल्ली, आगरा, बम्बई बसे। हाँ, क्योंकि बिहार में ये घई टाइटल तो दिल्ली, स्वाभाविक है। लोग नहीं जब समझते तो कहना पड़ता है कि सुभाष घई को जानते हैं ना। और अब मुझे लगता है धीरे धीरे लोग सुभाष घई से कहेंगे किरण घई को जानते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। ये है बिहारी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास, बहुत खूब। और तब फिर ये हुआ कि 54 में वो फिर यहाँ से उनका फिर स्थानांतरण हुआ। वो मेरठ चले गए। दादाजी आपके मेरठ? दादाजी, लेकिन मेरे पिताजी यहाँ सेटल कर गए क्योंकि यहाँ की जमीन, आबो हवा, लोगों का मन मिजाज माफिक आ गया था। मेरा जन्म यहाँ हुआ। स्वर्गीय डॉक्टर राम प्रकाश घई आपके पिताजी हुए। बिल्कुल जी। तो शिक्षा, दीक्षा, लालन पालन सब पटना में? सब पटना में हुआ। दानापुर में उस समय मिलिट्री स्कूल था, आज सेंट्रल स्कूल है। तो मिलिट्री स्कूल में वहाँ मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। और उसमें रोचक बात यह है कि मैंने, जिसको LKG UKG कहते हैं, या पहली दूसरी की कक्षा की पढ़ाई मैंने नहीं की। नर्सरी। और तब मेरठ हम लोग छुट्टियों में जाया करते थे। 2 महीने पहले वहाँ मिलिट्री स्कूल में एडमिशन होता, कुछ किताबों के पन्ने पढ़ के उड़ा दिए जाते और कक्षा में अच्छा स्थान भी मिल जाता। मेरी यादाश्त बहुत अच्छी है, ऐसा थी, माँ बताती हैं। तो फिर आके 3री कक्षा में मैंने एडमिशन यहाँ लिया दानापुर में। प्रखर और कुशाग्र बुद्धि वाली कन्या हुआ करती थी बचपन में किरण जी। हाँ, पता नहीं कुशाग्रता प्रखरता कितनी थी, लेकिन पढ़ाई लगातार बैठ के पढ़ने वाला मिजाज नहीं था। तो 8वीं तक मैं यहाँ पढ़ी। और फिर दादाजी ने कहा कि आप लोग सब इधर आ जाइए, ज्यादा लोग इधर हैं मेरठ। तो हम लोगों ने एक कोशिश की, मेरे पिताजी ने, कि हम वहाँ चले जाएं। और वहाँ जाकर मैंने मैट्रिक की परीक्षा की, यानी 2 वर्ष में वहाँ रही, पढ़ी। और इलाहाबाद बोर्ड से मैंने मैट्रिक की परीक्षा दी, पर रास नहीं आया पापा को और फिर वो वापस आ गए। और फिर पटना में मगध महिला कॉलेज से पूरी पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय में हुई। पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई हुई। MA की हिंदी में MA किया है किरण घई जी ने। लेकिन रोचक संस्करण इनके जीवन का ये है कि छात्र जीवन में रहते रहते ही सामाजिक राजनीतिक सक्रियता भी हो गई थी 70 के दशक में। पहले उस ओर आए या फिर आकाशवाणी या दूरदर्शन के लगाव की पहली बात करें? दोनों कुछ कुछ साथ साथ चले। यूँ हुआ कि पटना विश्वविद्यालय में डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते थे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मैं सदस्य बनी और पहली बार हमने ये संघर्ष किया कि नहीं, हर विद्यार्थी का उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए,
तो डायरेक्ट इलेक्शन हो, उसके लिए वोट कराए गए, मतदान हुआ, मैंने भी उसके लिए प्रचार किया और फाइनली ये हमारा ही मत, हमारा प्रस्ताव ही जीता कि डायरेक्ट इलेक्शंस हो, सारे लोग वोट देंगे। तो फिर उसमें मैं सक्रिय हुई। उसी के बाद विद्यार्थी परिषद का एक राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ हुआ, आकाशवाणी के लोग इंटरव्यूज लेने के लिए गए और जो हमारी ओर से जो आयोजक थे उन्होंने कहा पटना विश्वविद्यालय के लोगों को छोड़कर बाकी लोग आ जाएं। तो मैंने कहा क्यों, पटना विश्वविद्यालय कम है क्या किसी से? तो उनकी नजर मेरी ओर गई, उन्होंने कहा आप पटना विश्वविद्यालय से? मैंने कहा आकाशवाणी वालों ने कहा, आकाशवाणी वालों ने। तो उन्होंने कहा आप आइए। और जब फिर मुझसे बातचीत हुई तब उन्होंने कहा कि आप आती क्यों नहीं है हमारे कार्यक्रम के लिए? तब पुष्पा हरियाणी महिलाओं का कार्यक्रम चलाया करती थी, उन्होंने कुछ महिला डेलीगेट्स को बुलाया मेरे सहित, तो हम लोग वहाँ भी आए। तो उन्होंने कहा तुम कार्यक्रम क्यों नहीं करती हो, इतना तुम्हारा स्पष्ट उच्चारण है और भाषा अच्छी है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन मुझे हिचक थी। आकाशवाणी वगैरह के बारे में उस समय धारणाएं बहुत अच्छी नहीं, राय बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी। हाँ। खास तौर पर परिवार वाले अपनी बेटी को दूरदर्शन आकाशवाणी से ताल्लुक नहीं रखना चाहते थे, घर की बेटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 70 के दशक की शुरुआत की बात होगी, 70-72? बिल्कुल, ये 72 की बात मैं आपको बता रही हूँ। और तब 40-41 साल पहले की बात। तब मेरी एक प्राध्यापिका थी विनीता अग्रवाल जी, और वो अपने प्रकार की बिंदास महिला थी, बहुत ही मेरी प्रिय प्राध्यापिका थी। उन्होंने कहा कि तुम पागल, तुमको एक अवसर मिल रहा है और बिल्कुल जाना चाहिए। और देखो जीवन में आदमी को अगर गलत रास्ते पे चलना है तो वो रास्ता घर के बंद दरवाजों से भी हो सकता है, इसलिए आप जाइए और कोई आपसे बॉन्ड नहीं लिखवा रहा है, जब मन होगा लौट आइएगा। आकाशवाणी का कॉन्ट्रैक्ट ही तो मिल रहा है। हाँ। लेकिन कितना तो मैं उसके लिए गई और वो मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा, एक बहुत अच्छा एक्सपोजर। जी। और वहाँ बच्चों का कार्यक्रम करती थी दीदी के रूप में, और नारी जगत करती थी। नीलू नाम का एक चरित्र गढ़ा गया था उस रूप में, नीलू। बहुत खूब। यानी 1972 से लेकर के 1981 तक, करीब एक दशक तक लगातार सरोकार इनका बना रहा। लेकिन उसी बीच में एक और ख़ास बात होती है, इनके जीवन में मोड़ आता है जेपी आंदोलन के दरमियान 1974 में। यानी वो छात्र आंदोलन या सामाजिक सक्रियता, किस तरीके से उसको आप देखती हैं जेपी आंदोलन से जो आप जुड़ी? देखिए, वो बिल्कुल छात्र आंदोलन ही प्रारंभ हुआ था, बहुत सार्थक मुद्दों को लेके। उसके पहले ये होता था कि लड़के बसें जला देते थे कि हमारा बस का टिकट या पास को लेकर, सिनेमा के टिकटों को लेकर आग लगा दी, सोडा फाउंटेन जल गया और पिक्चर हॉल जल गया, ये सब होता था। तो ये सोचा गया, विद्यार्थी परिषद के स्तर पर ये महसूस किया गया कि उन्हें सार्थक मुद्दे उठाए जाएं। और उस समय लालू प्रसाद जी अध्यक्ष थे, सुशील कुमार मोदी थे, महासचिव थे पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के। तो इन लोगों ने एक सारे छात्र संघों का बुलाया, एक बैठक बुलाई उन्होंने, और उसमें ये तय किया गया कि हम घेराव करेंगे। और उस दिन, जिस दिन घेराव हुआ, इन्हें कल्पना नहीं थी कि इतने लोग आएंगे, पर युवाओं को एक रास्ता मिला, पूरे प्रदेश के युवा इकट्ठे हो गए। और वो इतनी बड़ी ताकत थी और सरकार को डर लगा था, तो उन्होंने बैरिकेडिंग की थी, तो उसकी प्रतिक्रिया भी अब्दुल गफूर साहब मुख्यमंत्री थे। हाँ, और उस समय फिर वो ये हो गया कि गोली चल गई और लाठी चल गई और उसके बाद कर्फ्यू लग गया। तब फिर हम लोगों ने सोचा कि जो लड़के मारे गए वो किसी न किसी के भाई थे, किसी के बेटे थे, तो क्यों हम घर क्यों बैठे, मेरा भाई भी हो सकता था। और इस बात को लेकर मैं निकली और हम लोगों ने पहला 2-3 लोगों ने, किशोरी कुमार थी एक हमारे विचार परिवार से जुड़ी हुई, और एक डॉक्टर वीणा श्रीवास्तव, हम 3 मिलकर निकलते थे और हमने महिलाओं का संगठन शुरू किया। और 1 सप्ताह के बाद हमने एक मौन जुलूस निकाला। और ये जेपी आंदोलन के तहत ही ये सब उसके बाद जेपी आए, उसके बाद जेपी ने उसका नेतृत्व बाद में संभाला। आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, जेपी उसके बाद आए। लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है खास मुलाकात में एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन आपको मैं याद दिलाता चलूं, थोड़ी देर पहले जिस बात का जिक्र कर रही थी किरण जी, सार्थक छात्र आंदोलन, ये बसों के शीशे तोड़ने का आंदोलन नहीं था, सिनेमा हॉल जलाने का आंदोलन नहीं था। और ख़ास तौर पे इसका जिक्र मैं इस वक्त इसलिए कर रहा हूँ कि आज की तारीख में भी कई भटके हुए छात्र इसी तरीके से अपने विरोध का प्रदर्शन करते हैं, कहीं टायर जला देते हैं, कहीं बस के शीशे तोड़ देते हैं। तो किरण जी के अपने अनुभव से मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आंदोलन करना है तो सार्थक आंदोलन कीजिए, मुफ्त में जो ये सार्वजनिक संपत्ति होती है उसका नुकसान मत कीजिए, क्योंकि उस सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान आपके भरे गए पैसे से होता है, टैक्स के पैसे से होता है। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपको बताएंगे किस तरीके से छात्र आंदोलन में सक्रिय हो चुकी एक मेधावी छात्रा किरण घई कूद पड़ती हैं पूरी तरह से राजनीति में, और कैसे अपने जीवन को अलग अलग आयामों से संवारती हैं राजनीति और सामाजिक सक्रियता के क्षेत्र में किरण घई। आपको हम बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।